पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शहर का नामांकित बिजनेस टाइकून विराज बिरला कुहू नाम की एक गरीब लड़की से अपनी ही शादी के दिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है। और जब वह दोनों घर पहुंचते हैं तब उसकी मंगेतर और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाते हैं। अब आगे ये सब क्या है पुत्र, तूने शादी कर ली? हाँ दादी, ये है आपकी पोता बहू मिसेस कुहू विराज बिरला। क्या हुआ माय डियर सौतेली माँ, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? वेयर इज द आरती की थाली? ये सब क्या चल रहा है विराज? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ एलिना और हम तुम्हारी राह देख रहे थे और तुमने तो अपनी शादी के ही दिन किसी और लड़की से शादी कर ली। ये सब क्या तमाशा है? अरे अगर एलिना से शादी करनी ही नहीं थी तो पहले कह देते ना। और शादी करके भी किससे की है? एक 2 कौड़ी की घटिया नौकरानी से। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो विराज की कंपनी में कैंटीन में काम करती है। नालायक कहीं का। क्यों विराज, क्यों दिखाए मुझे वो सारे सपने जब तुम्हें उन्हें ऐसे लास्ट मिनट पर ही तोड़ना था? सुरेंद्र जी, मालिनी जी, ये आपके बेटे ने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। और नहीं तो क्या, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो एलिना। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ एलिना, रुक जाओ, और आप दोनों भी प्लीज हमारी पूरी बात तो सुनिए। एलिना के मॉम डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। विराज, तूने ऐसे आखिरी समय पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आखिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे आप कुछ बोलोगे भी? देखो विराज, तुम्हारे कारण अब हर जगह पर हमारी बदनामी ही होगी। अब कल सुबह देखना, ये सारा सियाप्पा शहर के हर अखबार में हेडलाइन बनकर आएगा। ओह रियली मालिनी जी, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो बदनामी होगी ना, वो उस बदनामी से कम ही होगी जो आपके कारण हुई थी। याद है ना आपको सब कुछ? वैसे आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हो कि आपकी याददाश्त कम हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी जबान संभालो विराज। अरे माफ करना सुरेंद्र सर, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसीलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई। बस कर विराज। देख पुत्र, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे मुझे। दादी, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो हमेशा सही के लिए ही करता हूँ, और आज भी मैंने जो भी किया है वो भी बिल्कुल सही किया है। क्यों, कैसे और कब, इन सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है पुत्र, अगर तू ये कह रहा है तो जरूर किसी सही कारण से ही तूने ये सब किया होगा, इसीलिए मैं इस शादी को स्वीकारती हूँ। मम्मी जी। मालिनी बहू, जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। पर माँ। मालिनी बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। फिर दादी खुशी से विराज और कुहू का घर में स्वागत करती है, और रात में सोते समय, ये लो तुम्हारा ब्लैंकेट, मैं उधर सोफे पे सो रहा हूँ, तुम इस बेड पर सो जाओ। क्या? ना बाबा ना, ऐसा मत कीजिए सर जी, ये आपका बेड है, आपकी अमानत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसकी आदत है, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए। अरे लेकिन अगर मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी तो ये सही नहीं होगा। जितना कह रहा हूँ उतना करो। नहीं सर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ गॉड कुहू, अरे एक बार मैंने कहा ना, तो चुपचाप ऊपर सो जाओ। नहीं मतलब नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी। सच में कुहू, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। इरी क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसे तो मानने से रही। चलो ठीक है, तुम फर्श पर ही सो जाओ, लेकिन मैं वहां पर सोफे पे ही सोऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, ढीठ होने में तो तुमने महारत ही हासिल की है।
इस तरह से नोकझोंक के बाद विराज सोफे पर और कुहू फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाती है। फिर कुहू अगली सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वाह कुहू वाह, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। क्यों सुरेंद्र बेटा? अरे क्या खाक अच्छे बने हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तभी विराज वहां पर आता है। तो फिर मत खाइए ना, इधर लाओ ये प्लेट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर भैया, मालिनी जी के लिए नाश्ता आप बनाओगे, इन्हें कुहू के हाथ का बना कोई खाना मत देना। ठीक है विराज बाबा। अरे पर दादी पापा जी, ये लीजिए, मैंने ये मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सर जी, आप भी खाइए ना। मालिनी को कुहू पर बहुत गुस्सा आता है। निकम्मी कही कि अगर एलिना आज इस घर की बहू होती तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में आसानी से रख पाती, लेकिन इस कुहू को तो विराज लेकर आया है, इसका मैं क्या करूं? फिर नाश्ता होने के बाद में विराज कंपनी में चला जाता है। सच में यार, देख तो हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है ये खबर। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो इतने अमीर आदमी को उस घटिया नौकरानी से शादी करनी पड़ी। उसकी क्या औकात है। सच में विराज सर तो एकदम नल्ले ही निकले। उनकी पसंद इतनी खराब होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर, उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर विराज उसे जोर से थप्पड़ मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है क्या तेरा? भूल मत, मेरी बीवी की औकात बताने से पहले तू एक बार अपनी औकात चेक कर, क्योंकि वो अब एक रईस बिजनेसमैन की बीवी है और तू यहाँ का एक मामूली एम्प्लॉय, और मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे कानों तक पड़ी तो सीधे टर्मिनेशन लेटर तेरे मुंह पर मारूंगा। चल काम पर लग। सबके सामने उस एम्प्लॉय की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो एम्प्लॉय भी विराज से बहुत गुस्सा हो जाता है। विराज बिरला, देख लूंगा तुझे एक दिन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुझे भूलने दूंगा। कुहू ससुराल से समय निकालकर अपने मायके चली जाती है, जहां वह अपनी माँ अनुप्रिया को अपनी और विराज की शादी के बारे में बताती है। लेकिन कुहू बिटिया, विराज जी ने तो तुझसे शादी सौदे के लिए की है और ये सब सही नहीं है बिटिया। नहीं माँ, बात जब तेरी सेहत पर आती है ना तो मैं सही और गलत का फर्क भूल जाती हूँ। इस शादी से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वो पैसे मैं तेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगी। देख माँ, तू मेरी चिंता मत कर। विराज जी ने मुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ पर 2 नौकर रखने वाले हैं जो कल सुबह से आएंगे और तेरी देखरेख करेंगे। क्या? हाँ माँ, और मैं भी हर रोज तुझसे मिलने आया करूंगी। तुम देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी फिर से ठीक हो जाएगी। सच में बेटी, पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली और मुझे तुझ जैसी प्यारी माँ। अच्छा माँ, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की इलायची और अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कुहू वहां से चाय बनाने जाती है। भगवान जी, मैं नहीं जानती कि कुहू और विराज के बीच का ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 5 महीनों का सौदा जिंदगी भर का साथ बन जाए। ऐसे ही एक दिन कुहू से एक कीमती और महंगा वास टूट जाता है। तभी मालिनी उसे खूब चिल्लाती है। ये तुमने क्या कर दिया? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? पता भी है ये वास कितने का है? पूरे 70,000 का। अरे तुम्हारी तो साल भर की भी कमाई उतनी नहीं होगी। नॉनसेंस कही की। माफ कीजिए माँ जी। अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर ही मुझे चिड़चिड़ होती है। पता नहीं किस गटर की नाली से उठाकर लाया है विराज ने तुम्हें। तभी वहां पर विराज आता है। मालिनी जी,
अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसी एरी गेरी लड़की से बात नहीं कर रही हो। ये विराज बिरला की बीवी है। और हाँ, आइंदा से मेरी बीवी को गरीब और 2 कौड़ी की बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, और एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। अरे ये तो शादी से पहले कुछ काम भी करती थी, लेकिन आप तो सुरेंद्र सर के बिना कुछ भी नहीं हो। विराज, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस सो कॉल बीवी से कह दीजिए कि मेरी बीवी से इस तरह से बात ना करे। और तुम कहो, आइंदा से इन दोनों को माजी और पापा जी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों हमारे कोई नहीं लगते। यू गेट दैट? जी सर जी। फिर एक दिन अचानक से कुहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी विराज उसका ध्यान रखता है। अरे नहीं सर जी, आप रहने दीजिए, मैं ये पट्टी खुद कर लूंगी। अरे तुम कभी तो चुप रहा करो। जब देखो तब सरजी इरिटेट कर देती हो यार। अब आराम करो। मैंने किशोर भैया और बिंदिया से कह दिया है, वो दोनों तुम्हारा खाना पहुंचा देंगे कमरे तक। और खबरदार, जो ठंडा कुछ खाया तो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। क्या कौन? अरे यार कुछ नहीं। वैसे सर जी, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा तो इस शादी से फायदा ही है कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा है, बताइए ना। अरे बाबा, एक बार कहा ना मैंने, मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें उन सब से क्या मतलब है? तुम अपना देखो और मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ सब कुछ मिल रहा है ना, तो उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन दादी विराज और कुहू के लिए शिमला की हनीमून टिकट्स बुक करती है, और ये खबर सुनकर कुहू बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सर जी, क्योंकि आज तक मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी, और अब मैं पहली बार बैठने वाली हूँ, और सीधे हिमाचल की पहाड़ियों में जाऊंगी, और उन बर्फीली वादियों में बहुत सारे फोटो भी खिंचवाऊंगी। हाय। ओ हेलो, यू पागलों की तरह उछलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगले हफ्ते मेरी काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या? ऐसा मत कीजिए ना सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज। नहीं कहा ना मैंने? सर जी। तभी वहां पर दादी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ये लड़की दिन रात मेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए और इस पूरे घर के लिए कितना सोचती है। और एक तू है जो इस बिचारी का मन मार रहा है। तुझे मेरी सो विराज, तुझे इस लड़की के साथ शिमला जाना है, मतलब जाना है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, बात खत्म। थैंक यू सो मच दादी जी, तुसी बड़े अच्छे हो। विराज को अब ना चाहते हुए भी कुहू के साथ हनीमून के लिए जाना ही पड़ता है, और वहां पर जाकर वो दोनों खूब घूमते हैं। सर जी आइए ना, हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, आइए ना। नहीं कुहू, अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सर जी, मैं ये फोटो कहीं पर भी पोस्ट नहीं करूंगी, आप आइए तो सही, आइए ना। अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है, एक बार में कही हुई बात तुम्हें कभी समझ नहीं आती। क्यों दिमाग खाती रहती हो? दादी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उंगली देता हूँ तो सीधे हाथ पकड़ लेती हो तुम। हद है यार। अरे पर एक फोटो खींचने में आपका क्या जाता है? मानती हो कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 24 घंटे आप अकड़ में ही रहो। ओ प्लीज कहो, अब चुप रहो। नहीं रहूंगी मैं चुप।
और ऐसे ही बड़बड़ करती रहूंगी जब तक आप मेरे साथ सेल्फी नहीं लेते। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी लो। यू नो व्हाट कुहू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अकेले ही यहाँ पर सेल्फी लेती रहो और अकेले ही हनीमून भी मनाओ। क्या? लेकिन सर जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। ले सर जी। फिर विराज कार में बैठकर चला जाता है और कुहू उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इस अनजान जगह में कैसे जाऊंगी होटल तक? मुझे तो होटल का नाम भी नहीं पता। इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अनजान जगह में फंसी हुई कुहू अब आगे क्या करेगी और कैसे आगे बढ़ेगा कुहू और विराज का ये रिश्ता? जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रेरणा अपनी सास लता और पति मुकुल के साथ रहती है। जब प्रेरणा की ननद ओजस्वी गर्भवती होती है तभी वो अपने मायके रहने आती है। ओजस्वी बेटा, अब तू मायके आ गई है ना, तो तुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना और अपने कोख में पल रहे बच्चे का ख्याल रख। आराम कर यहाँ पर। हाँ मम्मा। ओजस्वी, ये देख, मैंने तेरे फेवरेट डार्क चॉकलेट्स लाए हैं और ये कॉटन कैंडी भी। ये सब तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ मुकुल भैया, थैंक यू सो मच। अब ओजस्वी अपने मायके में ही आराम से रहा करती है और घर का कोई काम नहीं करती और वो अपनी भाभी को ऑर्डर दे देकर उसे परेशान करके रख देती है। अरे भाभी सुनो ना, मेरे कमरे में जो पर्दे हैं ना वो काफी डार्क कलर के हैं और वो कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप एक काम कीजिए, उन्हें बदलकर लाइट कलर के पर्दे लगा दो। और हाँ, वो काम होने के बाद में आप मेरे लिए आलू के पकोड़े बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। बस इतना ही? अरे और भी काम बताइए ननंद साहिबा। नहीं भाभी, और कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगी। क्या भाभी, आप भी पहले ये काम तो कर लो। ओजस्वी की बातें सुनकर प्रेरणा को उस पर काफी गुस्सा आने लगता है। आफत कही कि ये लड़की नखरे तो ऐसे कर रही है जैसे प्रेग्नेंट होकर इसने मेरे ऊपर कोई मेहरबानी की है। नालायक कही कि मुझे तो इसने नौकरानी बना के रखा है। ए बहू, किसको नालायक कह रही है तू? आपकी बेटी को माँ जी। अरे नाक में दम करके रखा है उसने मेरे। अरे पानी के जग में से पानी का ग्लास तक मैं उसे भर कर देती हूँ। थोड़ा तो काम उसे भी करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है। अरे इतने नखरे कौन करता है? वो प्रेग्नेंट हुई है, बीमार नहीं, जो वो मुझसे इतना काम करवा रही है। अरे इतना काम तो आप भी नहीं करवाती मुझसे। अरे सत्यानाश हो तेरा, कितने पापी मन की है तू। अपनी ही ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या तू? चुपचाप अपना फर्ज निभा और खबरदार, अगर उसे कुछ बुरा भला बोला तो मेरी बेटी गर्भवती है, उसे कुछ नहीं बोलेगी तू। और अगर कुछ बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी मैं। लता की बातें सुनकर प्रेरणा अपना मुंह बना लेती है और उसकी ननद के आने के 2 दिन बाद अचानक से उसकी सास चंदा भी आ जाती है। अरे समदन जी, आप आइए आइए, क्या बात है? बहू के बिना चैन नहीं पड़ रहा क्या आपको? अरे लता बहन, अब आपको क्या ही बताऊं, बहू के बिना तो घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। खैर, मैंने कहा कि मैं ही चली आती हूँ उससे मिलने। अच्छा किया मम्मी जी, जो आप यहाँ पर मुझसे मिलने चली आई। हाँ आंटी जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रेरणा, मेरे लिए ना वो अदरक और मुलेठी वाली चाय बनाना और साथ में थोड़े वो आलू के पकोड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। और बहू, मेरी चाय अलग बनाना,
उसमें अदरक मत डालना, सिर्फ दालचीनी और इलायची डालना। और मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी बना दो भाभी। और हाँ, एक ग्रिल्ड चीज सैंडविच भी बना देना, वो खाने का मुझे बहुत मन कर रहा है। और वो तो आप एकदम कमाल का बनाती हो। ठीक है ओजस्वी, बनाती हूँ मैं। और हाँ प्रेरणा, वो आलू के साथ साथ प्याज के भी पकोड़े बनाना। क्यों लता बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दो बहू। ठीक है माँ जी। उनकी एक एक फरमाइशें सुनकर प्रेरणा अब सब खाना गुस्से में बनाने लगती है। एक ननंद ही काफी नहीं थी क्या, जो अब मेरे सर पर नाचने के लिए? उसकी सास भी आ गई है। ये चाय और पकोड़े खाकर इन्हें तो गंदा वाला बवासीर होना चाहिए। दिन रात बस ठूसते ही रहते हैं। रसोई में काम करने तो कोई भी नहीं आता। इनको तो बस ऑर्डर ही देना आता है। और एक मैं ही पागल हूँ जो यहाँ रसोई में पसीने बहा बहा कर खाना बनाती हूँ। इन्हें तो ऐसा लगता है कि मैं तो इनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। ना जाने कहाँ पर जाकर फेडेंगे ये सारे पाप। उस दिन चाय और नाश्ता होने के बाद में चंदा वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसका ओजस्वी के घर में आना जाना काफी बढ़ जाता है और वो सारा दिन वही पड़ी रहती है। और प्रेरणा को अपनी ननंद के साथ साथ ननंद की सास की भी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज प्रेरणा अपने सास के पैरों की मालिश कर रही होती है। हाँ बहू, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वही वही, वही पर बहुत दर्द है। अब कैसा लग रहा है माँ जी? आराम तो लग रहा है ना? हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा प्रेरणा, लता बहन के बाद में मेरे भी घुटनों की मालिश कर देना। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। अब ओजस्वी होती तो मैं उससे ही करा लेती, लेकिन अब वो गर्भवती है ना, तो अब मेरी सेवा कौन करेगा? करेगी ना तू बेटा? हाँ ठीक है चंदा काकी, मैं कर दूंगी। फिर शाम होने पर चंदा ओजस्वी के मायके से ही खाना लेकर जाती है, ताकि उसे बाद में घर जाकर काम न करना पड़े। अरे प्रेरणा बेटा, आज ना ओजस्वी के ससुर जी का व्रत है, तो तू उनके लिए राजगिरी के थेपले, कुट्टू के आटे की पुड़िया और लौकी की सब्जी दे दे बनाकर। चंदा की इतनी फरमाइशें सुनकर प्रेरणा को बहुत गुस्सा आता है। काकी जी, अगर उनका व्रत है तो उन्हें फल खाने के लिए कहिए ना। ये इतना सारा खाना क्यों ठूस रहे हैं? क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतना सब खाने के बाद में उन्हें तकलीफ भी हो सकती है ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि उन्हें फल खाने के लिए कहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अच्छे से बना दो। वैसे तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। अब इतने दिनों से तुम्हारे ही हाथ का खाना खा रही हूँ ना, तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि ये खाना भी तुम अच्छा ही बनाओगी। प्रेरणा को अब ना सिर्फ अपने ससुराल का बल्कि अपनी ननद और उसके ससुराल का भी काम करना पड़ता है। और इतने सारे काम कर करके उसका दिमाग हर वक्त गर्म ही रहता है। फिर रात में, अरे क्या यार प्रेरणा, आजकल तुम्हारा मूड हर वक्त इतना सड़ा हुआ क्यों रहता है? कभी तो मुस्कुरा लिया करो। अरे जब एक साथ मेरे कंधे पर इतने सारे कामों की जिम्मेदारी होगी तो उसमें मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? तुम्हारी बहन कम थी क्या जो अब उसके सास और उसके ससुराल की भी सेवा करनी पड़ रही है? सबके सब दिन भर मेरा खून चूसते रहते हैं। अरे प्रेरणा, क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रही हो? ये तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, क्योंकि ओजस्वी एक ना एक दिन वापस अपने ससुराल चली जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो और कुछ अच्छी बातें करो। अरे हटो यार, दिमाग की दही मत करो फालतू में। मैं पहले ही थक चुकी हूँ और तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वरना मेरे मुंह से कुछ गंदा निकल जाएगा तुम्हारे लिए। प्रेरणा को गुस्से में देखकर मुकुल शांत हो जाता है। फिर एक दिन लता हिसाब किताब कर रही होती है। हे भगवान, जो राशन 30 दिन में खत्म होना चाहिए वो तो अब 15 दिन में ही खत्म हो गया है। खत्म होगा भी क्यों नहीं माँ जी? आपकी बेटी की सास यहाँ से रोज खाना जो लेकर जाती है। हाँ बहू,
ये बात तो तू सही कह रही है। तो अब आपको ही उनकी खातिरदारी करनी होती है और आपने ही उन्हें इतना सर पर चढ़ा रखा है। अरे ओजस्वी का करने में कुछ भी नहीं है। उस पर तो मुझे गुस्सा भी आता है और उतना प्यार भी आता है, लेकिन उसकी सास और उसके ससुराल वाले, उनकी इतनी खातिरदारी मैं क्यों करूं? अरे उनसे तो मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ। वो तो बस मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। अरे उनकी इतनी बात तो आपकी बेटी ने भी नहीं सुनी होगी जितना कि मैं सुनती हूँ। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी बात, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? उन्हें ना भी नहीं कह सकती मैं। और प्रेरणा अपनी ननंद की सास से बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक साजिश रचती है और सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये खबर सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी और बहू दोनों पेट से है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी सौभाग्यशाली रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ बहू, क्योंकि अब मैं नानी के साथ साथ दादी भी बनूंगी। मुबारक हो प्रेरणा, और मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाभी, आपने तो यह बहुत ही अच्छी न्यूज दी है। कांग्रेचुलेशंस। प्रेरणा की चाल काम कर जाती है और जब अगले दिन चंदा वहां पर आती है तब अपने साथ थैला भर के कपड़े भी लेकर आती है। हाय रे, सूख गई मैं तो। मुझे तो कहीं भी धोबी नहीं मिल रहा। प्रेरणा बेटी, मुझे ये कपड़े धोकर दे देना। तुझे परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ काकी, लेकिन मैं अब आपके काम नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अरे अचानक से ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई तू? ओफो काकी, अब प्रेग्नेंट कैसे होते हैं ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या आपको? और काकी जी, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है और रेस्ट करने के लिए कहा है। हल्के फुल्के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आपके ये कपड़े मैं नहीं धो सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ काकी जी, माँ जी भी ज्यादा काम नहीं कर सकती। उनसे जितना होता है वो उतना कर देती है। उन्हें भी डॉक्टर ने ज्यादा देर खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो एकदम फिट एंड फाइन हो और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। एक काम कीजिए ना काकी, आप अपने और हमारे सबके कपड़े धो दीजिए। बस व्हाइट कपड़ों को अलग से धो देना, बाकी सारे कपड़े आप मशीन में डाल सकती हो। क्या कहा? मैं अपने हाथों से कपड़े धो? अब कर दीजिए ना मम्मी जी, आपको तो एक भी गोली नहीं है और आप कितनी तंदुरुस्त हो, उतना ही भाभी और मुझे आराम भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, धो देती हूँ मैं कपड़े। और हाँ काकी जी, कपड़े धोने के बाद में बस ऊपर ऊपर से पोछा भी मार दीजिए। और हाँ, शाम के खाने के लिए दाल और सब्जी भी बना देना। रोटियां तो मैं भी बना सकती हूँ और मेरी मदद माँ जी भी कर देगी और चावल भी चढ़ा देंगे हम। क्या? इतने सारे काम? लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे काकी जी, अब आप ही मुझसे कहती थी ना कि हम अपनों का जितना ख्याल रखते हैं उतना ही हमें पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। वो तो है, लेकिन अब कर भी लीजिए ना काकी जी। क्या आपका परिवार और क्या हमारा परिवार, हम सब एक ही है ना। और इसी बहाने आपको ढेर सारा पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। अब जब चंदा घर में आती है तब इसी तरह से प्रेरणा उससे मीठी मीठी बातें करके ढेर सारे काम करवाती है। कर बुढ़िया, और काम कर। मैंने ये प्रेगनेंसी का नाटक तुझे सबक सिखाने के लिए ही किया है, क्योंकि तू इसी लायक है। निर्लज्ज कही की। बेचारी चंदा काम कर करके बहुत थक जाती है और एक दिन वो अपने आप से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और कोई काम नहीं करूंगी। वहां मेरे पति और बेटे को संभाल लूंगी मैं अकेली, लेकिन यहाँ पर इन सबका काम मुझसे नहीं होगा बाबा। मैं तो जा रही हूँ और अब यहाँ पर जल्दी आऊंगी ही नहीं।
इतना कहकर चंदा वहां से रफू चक्कर हो जाती है और ये देखकर प्रेरणा खुशी के मारे नाचने लगती है। चली गई रे, चली गई, सर से बला टल गई। अरे प्रेरणा बहू, तू प्रेग्नेंट होकर भी नाच कैसे रही है? ये सब क्या चल रहा है? हाँ भाभी, जरा आराम से ना। अरे वो ना मैं। फिर प्रेरणा उन तीनों को सारा सच बता देती है कि उसने ये सारा नाटक चंदा को बार बार वहां आने से रोकने के लिए किया है। क्या? हाँ माँ जी, मैं और करती भी क्या? ओजस्वी तो मेरी ननंद है और उसकी देखरेख करना मेरा फर्ज है और मैं उससे कभी नहीं कतराऊंगी। लेकिन चंदा काकी, वो तो कितनी तंदुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आकर मुझसे सारे काम करवा रही थी। छोटे से छोटे काम को लेकर वो मुझसे उनके घर का खाना भी बनवाती थी और खुद तो बस आराम ही फरमाती थी। इसलिए मैंने ये नाटक किया और देखा ना आप लोगों ने कि कैसे इस नाटक के कारण वो भाग गई। लेकिन बहू, तू प्रेग्नेंट है ये जानकर मैं कितनी खुश थी। कितने अरमान सजाए थे मैंने। तूने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है बहू। हाँ प्रेरणा, यार कम से कम तुम ये बात मुझे तो बता देती। कितने अरमान सजाए थे मैंने अपने बच्चे के। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। हाँ बहू, तेरे इस झूठ के कारण घर में कितनी खुशियां आई थी। अब जल्दी से बच्चा प्लान कर ले। हाँ भाभी, आप भी जल्दी से बच्चा प्लान कर लो, फिर हमारे बच्चे साथ में खेलेंगे। और अच्छा हुआ जो आपने मम्मी जी के साथ ऐसा बर्ताव किया। अरे वो तो घर में भी ऐसे ही बर्ताव करती है, सारे काम मुझसे ही करवाती है और खुद तो बस आराम फरमाती है। प्रेरणा के इस नाटक के कारण सबको दुख तो बहुत होता है, लेकिन उसी की वजह से चंदा वहां पर आना बंद कर देती है। रिद्धि जब शादी करके अपने ससुराल आती है, तब वहां के मसालों से बना हुआ खाना रिद्धि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाय हाय, कितना सड़ा हुआ स्वाद है इस दाल का, और ये सब्जी, इसे खाकर तो मुझे मौत ही आ जानी है। मेरे मायके में कितना अच्छा खाना बनता है और यहाँ पर कितना बकवास खाना है। फिर रिद्धि अपनी माँ शर्मिला को फोन लगाती है और मसालों के बारे में बताती है। रिद्धि बिटिया, तू चिंता मत कर। जब पगफेरी की रस्म के लिए तू यहाँ पर आएगी, तब तू यहाँ के मसालों को भर भर के लेकर जाना। वहाँ के मसालों का स्वाद अलग है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। और नहीं तो क्या माँ, इन मसालों का बना हुआ खाना खाकर मेरे मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ चुका है। फिर रिद्धि जब पगफेरी की रस्म के लिए अपने मायके जाती है, तब वो अपनी माँ के हाथों से बनाए हुए मसालों को डब्बों में भरकर अपने ससुराल लाती है। हो कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आज तो खाना खाकर बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये मसाला मेरे मायके का है। फिर रिद्धि उन मसालों से खाना पकाती है, जिसे खाकर उसकी सास उर्मिला और पति भूषण बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू रानी, आज का खाना तो एकदम बढ़िया बना है, मजा ही आ गया। सच में रिद्धि, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है। ऐसा कौन सा जादुई मसाला डाला है आज के खाने में? मेरे मायके के जादुई मसाले। क्या? हाँ, मेरे मायके में मेरी माँ बहुत ही अच्छे मसाले पीसती है। वो पूरी जी जान लगा देती है और ओखल और सिलबट्टे पर मसाले पीसती है। अच्छा, क्या बात है। मेरी माँ तो इस उम्र में भी बहुत मेहनती है। वो दिन रात परिश्रम करती है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं, और ना ही उनके इन शानदार मसालों का। अरे बस कर, कितनी तारीफ करेगी। और माँ जी, मैंने तो भर भर के मसाले लाए हैं। अभी आज तो मैंने सिर्फ आलू का सालन और बैंगन का भरता ही बनाया है। बाकी की सब्जियों में जब मेरे मायके के मसाले पड़ेंगे, तब तो स्वाद में और भी चार चांद लग जाएंगे। बस बहू बस, अब जा,
जाकर मेरे लिए ठंडी छाछ ला। हाँ हाँ लाती हूँ। छाछ भी मसालेदार बनाई है। मेरी माँ तो छाछ में डालने के लिए भी बढ़िया मसाले बनाती है। वो मसाले तो और भी स्वादिष्ट है। एकदम करारा स्वाद आता है छाछ को। हे भगवान, 4 दिन हुए नहीं इसकी शादी को और ये अभी से अपने मायके की माला जप रही है। ये लीजिए माँ जी, ये मेरे मायके के मसालों से बनाया हुआ छाछ। बस कर बहू, कितनी तारीफ करेगी अपने मायके की। अरे अभी तू शादी करके अपने ससुराल में आ चुकी है, तुझे थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना। लेकिन माँ जी, मुझे इस शहर के मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। उसमें वो बात है ही नहीं जो बात मेरे मायके के मसालों में है। लेकिन बहू, हमें यहाँ के खाने की आदत है, इसीलिए तू हमारे यहाँ के मसालों से ही खाना बनाएगी, समझी तू? लेकिन माँ जी, उर्मिला कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। लेकिन रिद्धि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो फिर अपने मायके के मसालों से खाना बनाती है। रिद्धि बहू, तूने फिर से अपने मायके के मसालों से खाना बनाया ना? बाज नहीं आएगी तू। क्या करूं माँ जी, अब मुझे मेरे मायके के मसाले ही पसंद है। उनकी बात ही निराली है। समदन जी के मसाले तो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन अगर तू अपने मायके के मसालों से ही खाना बनाएगी तो यहाँ के मसालों का क्या करेंगे? तुझे मैंने कल ही कहा था कि तू यहाँ के मसालों से खाना बनाएगी। अरे माँ जी, आप नहीं जानती कि मेरे मायके के मसाले क्या है। अरे इस शहर के लोग दुकानों से मसाले खरीदते हैं। पैकेट वाले मसालों में मिलावट होती है। मेरी माँ ने तो खुद अपने हाथों से ये मसाले पीसे हैं। दूर दूर से लोग उनके मसाले लेने आते हैं। बस बहू, बहुत गा लिया तूने अपने मायके का गुणगान। कभी कभार समझ में आता है, लेकिन रोज रोज तो अपनी चला नहीं सकती। ये मेरा घर है और मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। इसीलिए जो मैं तुझे आदेश दूंगी उसका तुझे पालन करना ही होगा। उर्मिला को रिद्धि पर बहुत गुस्सा आता है। इस रिद्धि की तो ऐसी की तैसी अपने मायके के मसालों पे बहुत ही उड़ रही है। अभी इसके सारे मसाले गायब कर देती हूँ। इन मसालों को तो मैं लोगों में बांट देती हूँ। फिर उर्मिला सारे मसालों को पैकेट्स में पैक करती है और उन्हें लोगों में बांट देती है। और जब रिद्धि अपने मसालों को देखने जाती है तब उन्हें गायब देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मेरे माँ के मसाले कहाँ पर गए? यहीं पर तो रखे थे मैंने। क्या हुआ रिद्धि बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे माँ जी, मेरे माँ के बनाए सारे मसाले गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बहू, मसालों को पैर थोड़ी ना है जो कहीं चले जाएंगे। लगता है कोई चोर आया होगा और उसने ही चोरी किए होंगे। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो माँ जी? भला मसालों को भी कोई चोरी कर सकता है क्या? अब तू ही कहती है कि उनकी सुगंध कितनी अच्छी है, कोई भी उसे सूंघकर दीवाना हो जाएगा। नहीं माँ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे नहीं बहू, दाल में ना तो कुछ काला है ना पीला है। तुझे पता है आजकल मसालों के दाम कितने महंगे हो गए हैं, इसीलिए उन चोरों ने मसालों की चोरी की होगी। जाने दो, वो चोर भी क्या याद रखेगा। उसे भी पता चलेगा कि उसने कितने टेस्टी मसाले चुराए हैं। इस चोरी के बाद रिद्धि अपने मायके से और भी मसाले मंगवाती है, जिसे देखकर उर्मिला का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अपने बेटे के कान भरती है। भूषण बेटा, अपनी बीवी को समझा। कब तक, आखिर कब तक हम उसके मायके के मसालों से बना हुआ खाना खाएंगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे मेरे समझाने पर वो मुझे ही 2 शब्द सुनाने लगती है। अब तू ही देख अपनी बीवी को। ठीक है माँ, मैं उससे बात करूंगा। फिर भूषण रिद्धि के पास जाता है। देखो रिद्धि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मायके के मसाले बहुत ही स्वादिष्ट है,
लेकिन मुझे बचपन से इसी शहर के मसाले खाने की आदत है, इसीलिए प्लीज अपने मायके के मसाले का खाना मत बनाया करो। अरे ऐसे कैसे ना बनाऊं? शादी सिर्फ मैंने नहीं की, तुमने भी की है। हर त्याग सिर्फ मैं ही क्यों करूं? तुम्हारे लिए तो मैं अपना मायका छोड़कर आ गई, और तुम इतना छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? पर रिद्धि, देखो भूषण, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो अपनी माँ से कहो खाना बनाने के लिए। मैं अपने लिए सब्जी अलग से बनाया करूंगी, वो भी अपने मायके के मसालों से। फिर तुम खाते रहना यहाँ के मसाले की सब्जी। ठीक है रिद्धि, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तुम पहले माँ से पूछ लो। उतने में वहां पर उर्मिला आ जाती है। तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली, और मैं ये त्याग बिल्कुल नहीं करूंगी। बहू, तुझे बदलना ही होगा। तुझे अपने मायके के मसाले छोड़कर यहाँ के मसालों से खाना बनाना होगा। हाँ हाँ, क्यों करेगी आपको ये त्याग? पहले दिन जब मैंने उन मसालों का खाना बनाया था तब तो बड़े तारीफों के पुल बांधे थे आपने, लेकिन बाद में आपका ईगो हर्ट हो गया और इसीलिए आपने अपने मसाले इस्तेमाल करने की जिद पकड़ ली। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप मेरी माँ से जलती हो, क्योंकि वो इस उम्र में भी कितनी मेहनत करती है और इतनी सक्सेसफुल है। चुप कर बहू। चुप क्यों हूँ मैं एकदम सच कह रही हूँ। देखो माँ जी, मैं अपने फैसले से टस से मस नहीं होंगी, समझिए आप? वरना एक काम कर सकते हैं, एक दिन मेरे मायके के मसालों से खाना बनेगा और एक दिन आपके मसालों से। चलेगा आपको? ठीक है, मुझे इस फैसले से कोई परेशानी नहीं। तभी वहां पर पड़ोस की दो औरतें आती हैं। अरे उर्मिला बहन, क्या मसाले दिए थे आपने? उन्हें खाकर तो मेरा रूठा हुआ पति भी मान गया। सच में बहुत लाजवाब मसाले थे। मुझे और 5 किलो चाहिए साल भर के लिए। मैं अपनी बेटी को भी भिजवाऊंगी। और मुझे 10 किलो चाहिए। माँ जी, ये कौन से मसालों की बात कर रही है? बहू, वो दरअसल मैंने। फिर उर्मिला रिद्धि को सारा सच बता देती है, जिसे सुनने के बाद रिद्धि और भूषण चौंक जाते हैं। माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया है, लेकिन आपकी इसी गलती के कारण मेरी माँ का ही अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें और कस्टमर्स मिल गए। फिर अंत में उर्मिला के कारण रिद्धि के मायके के मसाले और भी ज्यादा बिकने लगते हैं, और उस दिन के बाद से वो एक दिन मायके के और एक दिन ससुराल के मसाले इस्तेमाल करती है।